नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल योयो बायो। इस चैनल में हम बात कर रहे हैं इस विश्व के सबसे अमेजिंग सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजी। अवर चैप्टर फॉर टुडे कंटिन्यूज एज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहां आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो इस चैप्टर के आगे के लेक्चर्स को समझने के लिए काम आएगा बेटा। अब बहुत सारे डेफिनेशंस का लिस्ट है, एक एक करके शुरू करते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू कवर अप is पढ़ क्या लिखा है, कैरेक्टर। कैरेक्टर इंग्लिश का मर्डर नहीं करना है। कैरेक्टर क्या होता है? नाउ कैरेक्टर का मतलब गुण यानी क्वालिटी। सो कैरेक्टर इज ए स्पेसिफिक फीचर of an organism हर प्राणी का जो एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है ना, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, पी प्लांट में टोटल 7 कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर का एग्जांपल दे देते बेटा। तो फॉर एग्जांपल स्टेम हाइट। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन, ट्रेट। अब इस पूरे चैप्टर में ट्रेट आएगा ना, ट्रेट का मतलब क्या होता है? इट इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल and its detectable variant। इनहेरिटेड कैरेक्टर यानी वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से होते हुए दूसरे जनरेशन में जाएगा, और उसका डिटेक्टेबल वेरिएंट यानी उसका दूसरा वाला अवतार। अब जैसे स्टेम हाइट की बात करेंगे तो स्टेम हाइट में 2 ट्रेट था, टॉल और दूसरा डुअर्फ। डुअर्फ मतलब छोटा, ओके राइट। सो आज के बाद छोटे हाइट के तेरे छोटे भाई को बोलने का ए डुअर्फ, चल निकल। बायोलॉजी वाक्यों में प्रयोग करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, अब कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन, क्या मेंडल ने कभी फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था? हाँ। क्या मेंडल ने कभी जीन शब्द का इस्तेमाल किया था? ना। ओके, सो शुरू करेंगे मेंडल के शब्द से। फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, इट इज ए पार्टिकल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म It is a particle present in an organism which determines the inheritance and expression of a character। अब मेंडल जिसको फैक्टर कहता था, आज के जमाने में हम उसको जीन बोलते हैं। मेंडल का मानना यह था कि फैक्टर यानी कोई ना कोई पार्टिकल है इस प्राणी के अंदर जो ये तय करता है कि किस तरह से गुण, किस तरह से क्वालिटी एक पीढ़ी से होते हुए दूसरे पीढ़ी में जाएगी। दैट इज फैक्टर। आजकल इसको हम लोग बोलते हैं जीन। जीन क्या है? इट इज ए सेगमेंट of DNA responsible
for inheritance and expression of a particular character. ओके अब जीन के डेफिनेशन में बच्चों हमेशा क्या करना मालूम है, सेम डेफिनेशन लिखना है, ये खाली है ना सेगमेंट ऑफ डीएनए लिख देना, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा बेटा। तो ये हो गए 4 डेफिनेशन। 5वां डेफिनेशन भारी वर्ड है, एलील और एलिलोमॉर्फ। So alleles or allelomorphs are alternative forms of genes present on the same loci of homologous chromosomes। अब ये बहुत ही भारी डेफिनेशन है बेटा। एलील्स और एलिलोमॉर्फ होता क्या है? अब एलील्स और एलिलोमॉर्फ समझने के लिए सबसे पहले हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है वो समझ लेते बेटा। Homologous chromosomes are morphologically and जेनी नाम की लड़की टकली है। ओके, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। सर क्या भारी भारी इंग्लिश लिख रहे हो? अच्छा, मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से, और जेनेटिकली यानी इंटरनल अपीयरेंस के हिसाब से। आसान भाषा में ये देख, ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर से अगर मैंने एक रस्सी खींच के निकाला और उस रस्सी को अगर मैंने जूम करके देखा तो मुझे पता चलेगा क्रोमोसोम्स किसका बना होता है? डीएनए का। और डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को हम बोलते हैं जीन, जो हमारे शरीर में कोई ना कोई कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। यानी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। अब अगर दो क्रोमोसोम जो बाहरी तौर पे देखने में एक दूसरे की तरह है, उसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। और अगर दो क्रोमोसोम बाहरी तौर पे और अंदरूनी तौर पे एक दूसरे की तरह नहीं दिख रहा है, ये देखो अलग अलग दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे हेटेरोलोगस क्रोमोसोम, या तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से ये दोनों सेम दिख रहे हैं। एंड जेनेटिकली यानी हर क्रोमोसोम पे ना एक पोजीशन होता है जिसको लोकस बोलते हैं। लोकस इज अ पॉइंट विच इंडिकेट्स लोकेशन। जैसे ग्राफ में, मैथ्स के ग्राफ में तुम लोकस मार्क करते हो। ओके, सो बहुत सारा लोकस रहेगा तो उसको लोकाय बोलेंगे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में कैसा होता है? बाहरी तौर पे दोनों क्रोमोसोम सेम दिखते हैं और अंदरूनी तौर पे भी इनके जीन्स का अरेंजमेंट भी सेम होता है। जैसे यहां वाला जीन अगर आने वाले बच्चे के हेयर के कैरेक्टर को डिसाइड करेगा, तो इस क्रोमोसोम के यहां पर भी जो जीन होगा वो आने वाले बच्चे के हेयर के कैरेक्टर को ही डिसाइड करेगा।
ये वाला जीन अगर समझो बच्चे के स्किन के कलर को डिसाइड कर रहा है, तो इसी के लोकस पे, इसी के सामने जो जीन होगा इस वाले क्रोमोसोम पे, वो भी बच्चे के स्किन के कलर को डिसाइड करेगा बेटा। सो ये होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है बेटा। और अगर वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है तो उसको बोलने का हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। अब एलील्स और एलिलोमॉर्फ क्या है? दीज आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो पहले मैं होमोलोगस क्रोमोसोम बना लूं। अब समझो ये दो क्रोमोसोम है जो कि पी प्लांट के हैं, पाइसम सटाइवम के। अब इसका सेम लोकस ले लेते हैं। समझो यहां पर एक जीन है और इसी के सामने यहां पर भी एक जीन है। अगर ये वाला जीन प्लांट का हाइट डिसाइड करता है, समझो कैपिटल टी, यानी ये जीन है फॉर टॉलनेस, ये कहता है इस जीन की वजह से ये प्लांट टॉल होगा, तो ये वाला जीन भी प्लांट का हाइट ही डिसाइड करेगा। ओके, और ये जीन स्मॉल टी भी हो सकता है, दैट इज अ ड्वार्फनेस। ओके, कैपिटल टी भी हो सकता है, दैट इज टॉलनेस। बट टॉल और ड्वार्फ के अलावा और कोई अक्षर नहीं हो सकता। राउंड नहीं हो सकता, रिंकल्ड नहीं हो सकता, येलो नहीं हो सकता, ग्रीन नहीं हो सकता, यानी फ्लावर, पॉड और किसी कैरेक्टर से संबंधित नहीं हो सकता। अब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को हम लोग बोलेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दे आर एलील्स ऑफ ईच अदर। So alleles are alternative forms of genes, alternative, एक टॉल और एक ड्वार्फ, और ये दोनों जीन कहां बैठा है? सेम लोकस पे बैठा है। किसके? होमोलोगस क्रोमोसोम के। सो इन दोनों को एलील बोलेंगे। अगर समझो यहां पर कैपिटल टी है और समझो यहां पर कैपिटल टी है, तो ये दोनों भी एलील हो गए। अगर यहां स्मॉल टी है, यहां भी स्मॉल टी है, ये दोनों भी एलील हो गए। नेक्स्ट, एलील का फुल फॉर्म है एलिलोमॉर्फ, ये याद रखना है बेटा। इतना समझा अच्छे से? ठीक है, फाइन। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा फास्ट जाएंगे बेटा। ओके, बहुत सारे डेफिनेशन कवर करना है, पूरी उम्र बीत जाएगी, सर बुढ़ा हो जाएगा बेटा। सर बुढ़ा नहीं होएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नेक्स्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सातवां डेफिनेशन, डोमिनेंट। अब ये डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है? मैंने सिंपल लैंग्वेज में तुझे लास्ट लेक्चर में बताया था। डोमिनेंट यानी स्ट्रॉन्ग और रिसेसिव यानी वीक। समझो तू और तेरा दोस्त, ओके, और जब भी हम लोग कोई प्लान बनाते हैं, तू एक आइडिया देता है, तेरा दोस्त दूसरा आइडिया देता है और बोलता है नहीं ये ही करते हैं, और तू बोलता है नहीं ये करते, बट तेरा दोस्त तेरे पे हावी हो जाता है और तुझसे वही करवाता है जो वो करना चाहता है बेटा। सो हम क्या बोलेंगे कि हमारा दोस्त कैसा है? बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। और हम कैसे हो गए? हम रिसेसिव हो गए। सो डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट इज द एलील that expresses itself in heterozygous condition। सर हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब क्या? एकदम सिंपल, हेटेरो मतलब डिफरेंट और होमो मतलब सेम। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन, समझो ये एक प्लांट है जिसके पास दो तरह के जीन हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इस प्लांट के पास एक टॉलनेस वाला जीन भी है और एक डॉर्फनेस वाला जीन भी है। और समझो इस प्लांट का ये सीड मैंने निकाला, अब इसमें टॉलनेस वाला जीन भी है और डॉर्फनेस वाला जीन भी है। टॉलनेस वाला जीन मदर से मिला, डॉर्फनेस वाला जीन समझो फादर से मिला। इस प्लांट को जब मैं जमीन में डालूंगा तो मेंडल ने हमेशा देखा जब टॉलनेस और डॉर्फनेस साथ में आता है, ओके,
तो ऐसा नहीं है कि प्लांट के पास टॉल और डॉर्फ दोनों कैरेक्टर है तो ये मीडियम हाइट का होगा, नहीं, तो फिर भी ये प्लांट टॉल निकलता है। उससे मेंडल ये बात समझ गया कि टॉल इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फ, यानी टॉलनेस वाला जो जीन है ना वो हावी हो गया डॉर्फनेस वाले जीन के ऊपर। That is called as dominant character. It will always express itself in heterozygous condition. That is first point. Second point. It is always seen in F1 generation. F1 generation यानी first filial generation. थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। F1 generation is first filial generation. Next. Dominant gene is the gene which will mask, so it will mask the expression of another gene. मास्क कर देना यानी छुपा देना बेटा। सो ये दूसरे जीन को एक्सप्रेस करने ही नहीं देगा, उसके ऊपर हावी हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। नेक्स्ट, अब इसी का उल्टा ले चलते हैं। सो टॉल और डॉर्फ में टॉल इज डोमिनेंट कैरेक्टर, ये एग्जांपल हो गया बेटा। अब इसका ऑपोजिट रिसेसिव। रिसेसिव यानी कमजोर। सो जैसे तू और तेरा दोस्त, तूने भी अपनी राय दी, उसने भी अपनी राय दी, उसकी राय और तेरी राय, ओके, पर तेरा जो ओपिनियन था उसको उसने दबा दिया, तो हम बोलते हैं दोस्त बड़ा डोमिनेंट है, राइट। बट तेरी भी तो राय है ना, ओके, तेरा भी तो कुछ ना कुछ ओपिनियन है, सो इसको हम रिसेसिव बोलेंगे। सो रिसेसिव क्या होता है, इसका ऑपोजिट लिखने का, इट इज द एलील यहां क्या लिखा है, दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, तो यहां उल्टा लिखो, दैट डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसमें स्मॉल टी मतलब डॉर्फ, सो डॉर्फ का जो क्वालिटी है वो क्या हो गया, डॉर्फ बिकम्स रिसेसिव कैरेक्टर, सो यहां हम लोग लिखेंगे डॉर्फ इज रिसेसिव। सो ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी जब दो अलग अलग जीन आता है तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ओके, सो दैट डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। सेकंड पॉइंट यहां क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज सीन इन F1 जनरेशन, यहां पे इट इज नॉट सीन इन F1 जनरेशन, इट रीअपियर्स इन F2 जनरेशन। अब ये वाला जो पॉइंट है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी पहली पीढ़ी, ओके, फिर F2 जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी। सो पेरेंट्स है, उनके बाद जो पहली पीढ़ी आ रही है, उनके बच्चों की जो पीढ़ी है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन, और बच्चे के जो बच्चे होंगे उसको हम लोग बोलेंगे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर दोबारा आ जाता है, F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखा जाता है। अब इसका एग्जैक्ट डिटेलिंग क्या है, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स जब मैं तुमको सॉल्व करवाऊंगा ना, तब बहुत ही अच्छे से समझेगा। ये तो फिलहाल क्या है, ये सिर्फ टर्म्स है, अलग अलग डेफिनेशन है बेटा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इट विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, यहां हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज मास्क्ड बाय द डोमिनेंट जीन। सो डोमिनेंट जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, छुपा देता है, और ये छुपा दिया जाता है डोमिनेंट जीन के द्वारा। इस तरह से ऐसे डेफिनेशन लिखा जाता है बेटा, ओके। सो ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रिसेसिव। नेक्स्ट, नंबर 9,
होमोजाइगस। होमोजाइगस के लिए दूसरा शब्द है प्योर। अब होमोजाइगस क्या होता है? इट इज आइडेंटिकल एलील्स फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। मैं सिखाता हूं ये थोड़ा डिटेल में। ओके, इट इज आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, दैट इज होमोजाइगस। नेक्स्ट, नंबर 10, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस के लिए दूसरा वर्ड है हाइब्रिड। यानी बेटा हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस सेम होता है और होमोजाइगस और प्योर सेम होता है। सेम तरीके से चल, हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम यानी आइडेंटिकल। सो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? हेटेरो मतलब डिफरेंट, सो इट इज नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल के बदले चाहिए तो कॉन्ट्रास्टिंग भी लिख सकता है। इट इज कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब देख, मैं तुझे एकदम आसान भाषा में बोलता हूं। पूरे चैप्टर में होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? सेम अल्फाबेट। जब भी सेम अल्फाबेट देखेगा ना, जैसे देख कैपिटल टी कैपिटल टी, सो ये हो गया होमोजाइगस टॉल यानी प्योर टॉल, क्योंकि दोनों भी अक्षर टॉल वाले हैं। ओके, स्मॉल टी, इसको मैं बोलूंगा प्योर डॉर्फ, या तो इसको मैं बोल सकता हूं होमोजाइगस डॉर्फ। क्यों? क्योंकि दोनों भी अक्षर डॉर्फ वाले हैं बेटा। अब वैसे यहां मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसको मैं बोलूंगा हेटेरोजाइगस टॉल, या तो चाहूं तो इसको मैं बोल सकता हूं हाइब्रिड टॉल। अब मैंने हेटेरोजाइगस क्यों बोला? क्योंकि दोनों अक्षर अलग अलग हैं और ये दोनों में से ये वाला अक्षर डोमिनेट कर जाएगा, इसीलिए मैंने टॉल लिखा। सो दिस बिकम्स अ प्योर टॉल। You can also call this as homozygous tall. This becomes homozygous dwarf, or you can call it as a pure dwarf. ठीक है? सो इस हिसाब से ये डेफिनेशन हमको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, डेफिनेशन नंबर 11। भूलना मत, होमोजाइगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्योर, हेटेरोजाइगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड। जब भी ना सेम अक्षर दिखा तो होमोजाइगस, अलग अलग अक्षर दिखा तो हेटेरोजाइगस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, phenotype. Phenotype is external appearance. Phenotype is external appearance of an organism. ओके, और फिर उसका ऑपोजिट एक आता है बेटा जीनोटाइप। जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब मेरी बात ध्यान से सुन, इस पूरे चैप्टर में जब भी फिनोटाइप वर्ड आएगा ना, फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस। ओके, यानी सिंपल लैंग्वेज में जितने भी शब्द होंगे वो फिनोटाइप होगा। जैसे टॉल, जैसे डॉर्फ। ओके, और जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे टॉल, कैरेक्टर के जो वर्ड्स हैं ना वो फिनोटाइप होते हैं। टॉल, ओके, ये फिनोटाइप हो गया। अब इसी का फॉर्मूला जो है वो जीनोटाइप होगा। अब टॉल में दो तरह के टॉल हो सकते हैं ना, सो ये एक जीनोटाइप है जो प्योर टॉल का है,
ये दूसरा जीनोटाइप है बेटा, और ये डॉर्फ का जीनोटाइप है। तो डॉर्फ का तो एक ही जीनोटाइप होगा, डॉर्फ रिसेसिव कैरेक्टर है बेटा। सो वो एक्सप्रेस कब कर पाएगा, जब दोनों ही रिसेसिव होंगे। अब टॉल में दो तरह के टॉल हो सकते हैं, एक हो सकता है प्योर टॉल और एक हो सकता है हाइब्रिड टॉल। प्योर टॉल को तुम होमोजाइगस टॉल भी बोल सकते हो बेटा, दोनों अक्षर सेम, और हाइब्रिड टॉल क्योंकि दोनों अक्षर अलग अलग है बेटा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सो टॉल जो शब्द है ना, वो उस पेड़ का फिनोटाइप है, यानी ऊंचा है। ये तो एक्सटर्नली देख रहा हूं मैं, ये उसका फिनोटाइप है, बट अंदरूनी तौर पे दो प्लांट है, दोनों टॉल है, पर इसके पास दोनों कैपिटल टी है, दोनों जीन टॉलनेस वाला है, तो मैं बोलूंगा ये प्योर टॉल है। और दूसरा वाला भी टॉल है, पर उसके पास एक टॉलनेस वाला जीन है और एक डॉर्फनेस वाला जीन है। यानी एक्सटर्नली मैंने देखा तो मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। सो मैं फिनोटाइप क्या बोलूंगा, फिनोटाइप मैं बोलूंगा लाल मिर्च पाउडर, एक्सटर्नल अपीयरेंस। बट जीनोटाइप में मुझे पता चला इसमें सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर है, इसमें लाल मिर्च का पाउडर है, उसके साथ साथ ब्रिक का पाउडर है, ईंट, मिट्टी मिला रखी है इसमें। सो ये हो जाएगा लाइक कैपिटल टी, और ये हो जाएगा लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी। सो जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कॉम्पोजिशन और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जीनोटाइप। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर आपका 13 नहीं बोलने का सर, उम्र में बड़े हैं ना, आपका बोलने का बेटा। ओके, डेफिनेशन नंबर 13। नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट F1 जनरेशन। F1 generation stands for first filial generation. First filial generation, and this generation it is obtained by crossing of parents. Okay, so male parent and the female parent, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट के क्रॉसिंग के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स आते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल का मतलब सन, यानी लड़का लड़की, अगली पीढ़ी, आने वाले बच्चों की पीढ़ी। ओके, दैट इज फीलियल, दैट इज F1 जनरेशन। अब इसी तरह से next that we have is F2 generation. Full form goes as a second filial generation. शॉर्ट में लिखा बेटा सेकेंड फीलियल जनरेशन, और ये कैसे मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय selfing of the F1 offsprings. अब ये है ना, मैं तुझे जब सम सॉल्व करवाऊंगा ना, क्रॉसिंग पूरा नेक्स्ट लेक्चर में तो डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रख कि जब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट का रिप्रोडक्शन कराते हैं, उनके बाद जो बच्चों का जनरेशन आता है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जब एक पेड़ उगाया मैंने, तब उसी का पोलन ग्रेन लेके उसी के फ्लावर पे डालूंगा, यानी उसका सेल्फ पॉलिनेशन में करवाऊंगा। फिर मुझे कुछ सीड्स मिलेंगी, उन सीड्स को जमीन में डालूंगा और एक नया पौधा आएगा।
सो पेरेंट्स के बाद जो जनरेशन आया था F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन का जो बच्चू है, F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग है, उसका जब मैं सेल्फिंग कराऊंगा यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन मिलता है उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। फिर इस चैप्टर में आएगा एक प्यूनेट स्क्वायर, जिसको चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। प्यूनेट स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेकर बोर्ड। ओके, अब ये प्यूनेट स्क्वायर क्या है? इट इज अ टेबल विच शोज different permutation and combinations obtained by fertilization of different gametes। रेजिनाल्ड प्यूनेट नाम का एक और महारथी था, साइंटिस्ट था, जिसने मेंडल के काम को और सिस्टमैटिक बनाने के लिए एक बॉक्स पैटर्न बताया था। वो बॉक्स पैटर्न क्या है, वो डब्बा क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खोल डालेगा बेटा। द गिफ्ट बॉक्स विल ओपन इन द नेक्स्ट जनरेशन, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जनरेशन काफी ज्यादा टाइम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी सिर्फ इतना याद रखना कि ये बॉक्स का मेन सिद्धांत क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था। ये बॉक्स के अंदर हम लोग अलग अलग तरह के ऑफस्प्रिंग्स के पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि अगर ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट से कंबाइन हुआ तो ऐसा बच्चा होगा, पर ये गैमेट अगर इस वाले गैमेट से कंबाइन हुआ तो ऐसा बच्चा होगा, वो गैमेट अगर इस गैमेट से कंबाइन हुआ तो वैसा बच्चा होगा, ऐसा बच्चा होगा, न जाने कैसा बच्चा होगा, पर बच्चा होगा। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए बेटा। इस तरह के बॉक्स को जिसमें तुम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देखते हो फर्टिलाइजेशन का, और ये फर्टिलाइजेशन होता है अलग अलग गैमेट्स के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज चेकर बोर्ड, क्योंकि ये रेशियो को, फाइनल आंसर को चेक करने के काम आता है बेटा। ओके, इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट different types of offsprings, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी यानी बच्चू, लास्ट लेक्चर में सिखाया था बेटा। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्यूनेट स्क्वायर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज चेकर बोर्ड। नेक्स्ट, डेफिनेशन नंबर 60, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड? Monohybrid is the heterozygous individual. It is the heterozygous individual obtained by crossing two parents differing in one pair of contrasting characters। सर कितना हाईफाई लिख दिया आपने। अच्छा, मोनोहाइब्रिड आसान भाषा में क्या होता है, समझो एक प्लांट है जो कैपिटल टी है, इसकी शादी कराया मैंने दूसरे प्लांट के साथ जो कि स्मॉल टी है। अब ये कैपिटल टी अपना कैपिटल टी वाला क्वालिटी नेक्स्ट जनरेशन को देगा, ये स्मॉल टी वाला देगा। सो आने वाले बच्चे में ये दोनों तरह के अक्षर होंगे। सो इस बच्चे को मैं बोलूंगा मोनोहाइब्रिड।
सो मोनोहाइब्रिड क्या है? मोनोहाइब्रिड एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है। हेटेरोजाइगस क्यों बोला? क्योंकि इसमें अलग अलग अक्षर है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, और ये मेरे को मिला कैसे? ये क्रॉसिंग की वजह से मिला। किसका क्रॉसिंग कराया मैंने? दो पेरेंट्स का। ये दो पेरेंट्स है, और ये दोनों पेरेंट्स में फर्क क्या है? दे आर डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी स्टेम हाइट एक ही कैरेक्टर के ऑपोजिट पैटर्न है। ओके, ऐसा ही होता है डाई हाइब्रिड। समझो ये येलो राउंड है, और समझो ये ग्रीन रिंकल्ड है। अब इन दोनों को मैंने क्रॉस कराया, तो ये तो येलो और राउंड वाला कैरेक्टर देगा अपने बच्चे को, और ये ग्रीन और रिंकल्ड वाला कैरेक्टर देगा। सो आने वाले बच्चे के पास येलो भी होगा, ग्रीन कैरेक्टर भी होगा, राउंड भी होगा और रिंकल्ड भी होगा। अब इस बच्चे को मैं बोलूंगा डाई हाइब्रिड। चलो तो इसी के हिसाब से डेफिनेशन बनाते हैं डाई हाइब्रिड का। डेफिनेशन नंबर 17, व्हाट इज अ डाई हाइब्रिड? ओके, इट इज द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। सेम लिखने का पूरा, खाली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बदले टू पेयर लिखना है। देखो ना, यहां तो एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया ना, स्टेम हाइट, सो टॉल और डॉर्फ। पर यहां देखो ना, सीड का कलर येलो, सीड का शेप राउंड, सो टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स है बेटा। सो सेम लिखेंगे, इट इज द दम लो। अवस्थी सर सिखा सिखा के थक गया। इट इज द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, सेम जा रहा हूं देख, ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग two parents differing in। अब डाई मतलब क्या? टू ना, मोनो मतलब क्या? वन। सो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। लास्ट 4 डेफिनेशन है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाया है, वीडियो को पीछे लेकर जा, पॉज कर उसको और स्क्रीनशॉट ले। इतना तो सेरिब्रम होना चाहिए तेरे पास, इतना तो दिमाग होना चाहिए तेरे पास बेटा। ओके, चल ध्यान दे, लास्ट 4 डेफिनेशन। सर थक गया है, फिर भी तुझे सिखा रहे, तू ध्यान दे, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, नहीं ये नहीं कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अवस्थी सर कहता है तुम मुझे ध्यान दो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। लेबोरेटरी में ब्लड चेक करने वाला बोलता है तुम मुझे खून दो, मैं शाम तक तुमको रिपोर्ट दूंगा। रिमेंबर दैट, दैट इज यो बायो। ओके, अब ये डेफिनेशन नंबर कितना था? छोड़ो, भूल गया मैं, आगे बढ़ते। 4 डेफिनेशन ही बचा है। अब बेटा एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या किया जाता है ना, F1 का जो ऑफस्प्रिंग है, F1 जनरेशन में जो बच्चा है ना, उसको क्रॉस किया जाएगा विथ एनी ऑफ इट्स पेरेंट। सर बच्चे को पेरेंट के साथ रिप्रोड्यूस करवाएंगे? घोर कलयुग आ गया। नहीं नहीं, सुनना, पेड़ पौधों की बात हो रही है, पी प्लांट की बात हो रही है। तो समझो ये एक टॉल पी प्लांट है, ये एक डॉर्फ पी प्लांट है, इन दोनों का रिप्रोडक्शन कराया। मेरे को एक सीड मिला, मैंने जमीन में डाला, एक प्लांट उगाया। सो ये प्लांट इन दोनों का बच्चा है। अब इस प्लांट का पोलन ग्रेन लेके अगर मैं इस पे डालूं या इस पे डालूं, तो ये तो इनके पेरेंट्स है ना। तो F1 जनरेशन का जो बच्चू है, उसको अगर मैं किसी भी पेरेंट्स के साथ रिप्रोड्यूस करवाऊं, ऐसे क्रॉस को बोलते हैं बैक क्रॉस। व्हाट अ टायरिंग डे। फिर एक आता है टेस्ट क्रॉस।
टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है जहां हम लोग F1 ऑफस्प्रिंग को क्रॉस करते हैं विथ ओनली रिसेसिव पेरेंट। यानी F1 जनरेशन का जो बच्चू है, अब उसके दो पेरेंट है, समझो एक टॉल और एक डॉर्फ। तो अगर मैंने इसको रिसेसिव पेरेंट जो डॉर्फ वाला है, डॉर्फ रिसेसिव है ना, अगर इसके साथ रिप्रोड्यूस कराया, सो ऐसे खास बैक क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस में F1 ऑफस्प्रिंग को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है, बैक क्रॉस में F1 ऑफस्प्रिंग को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है। सो ऐसे हम लोग देखेंगे। सो टेस्ट क्रॉस एक तरह का बैक क्रॉस ही हुआ। टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। सर इसका नाम ऐसा टेस्ट क्रॉस क्यों रखा है? इसका नाम टेस्ट क्रॉस इसीलिए रखा है बिकॉज इट इज यूज्ड टू टेस्ट because it is used to test the F1 हाइब्रिड को टेस्ट करने के काम आता है। उससे हमको पता चलता है कि ये F1 जनरेशन में जो भी बच्चा है वो बच्चा प्योर है कि हाइब्रिड है। सो F1 जनरेशन में F1 जनरेशन के बच्चे को अगर मैं रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करूं तो मुझे यह पता लग जाएगा कि वो प्योर है कि हाइब्रिड है। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे समझो एक टॉल है और एक डॉर्फ प्लांट है। टॉल और डॉर्फ प्लांट को मैंने क्रॉस किया और मुझे एक सीड मिला, मैंने जमीन में डाला, वो भी टॉल निकला। अब टॉल यानी कैसा हो सकता है? प्योर टॉल भी हो सकता है और टॉल यानी हाइब्रिड टॉल भी हो सकता है। अब ये जो F1 ऑफस्प्रिंग है ये प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं इसको इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करूंगा। अब रिसेसिव पेरेंट यानी डॉर्फ यानी स्मॉल टी और जब मैं उसको इसके साथ क्रॉस करता हूं और अगर वो F1 ऑफस्प्रिंग ये वाला है तो ये तो हमेशा कैपिटल टी तो देगा ही, तो आने वाले सारे बच्चे टॉल होंगे। और अगर वो ये वाला है तो इसके पास एक स्मॉल टी है, इसका स्मॉल टी इसके स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, यानी इन दोनों का बच्चा में एक बच्चा तो डॉर्फ निकलेगा। अगर एक बच्चा डॉर्फ निकला यानी अपना जो F1 ऑफस्प्रिंग था वो हाइब्रिड है, और अगर सारे बच्चे टॉल निकले यानी अपना जो F1 ऑफस्प्रिंग है वो प्योर टॉल है। इसका पूरा सॉल्विंग है, तू घबरा मत, बहुत डिटेलिंग है, मैं कराऊंगा तुझे। अभी सिर्फ डेफिनेशन, ये तो एक्स्ट्रा सिखाया मैंने तुझे। ओके, सो ये हो गया टेस्ट क्रॉस। चलो लास्ट दो डेफिनेशन। phenotypic ratio, it is the F2 offspring ratio। F2 जनरेशन में जो बच्चे हैं ना उसका रेशियो है। इट इज द F2 ऑफस्प्रिंग रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल अपीयरेंस। इतना ही याद रखना बस। फिनोटाइप यानी क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस। खत्म हो गई बात उधर ही। वैसे ही अगर हमको बोला जीनोटिपिक रेशियो, सेम लिखने का। इट इज द F2 ऑफस्प्रिंग, इट इज द F2 ऑफस्प्रिंग रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू अब जीनोटिपिक का मतलब क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सो विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन of an individual। और यहां पे एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज F2 जनरेशन में
4 सीड्स मिले और 4 में से पहला सीड टॉल है, दूसरा भी टॉल है, तीसरा भी टॉल है और चौथा वाला डॉर्फ है। ये चारों सीड्स को जब मैंने जमीन में डाला तो देखा ये टॉल उग आया, ये भी टॉल उग आया और ये भी उगता है एकदम टॉल और ये छोटा का छोटा ही रह जाता है। अब ये 3 टॉल में से ये प्योर टॉल है, इसके पास दोनों जीन टॉलनेस वाला है। ये दोनों जो है ये हाइब्रिड टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो इन दोनों के पास एक टॉलनेस वाला जीन है और एक हाइब्रिड वाला है। फिर भी ये टॉल क्यों निकलते हैं? क्योंकि टॉल वाला जीन डोमिनेट कर जाता है डॉर्फ वाले जीन पे, और ये वाला जो बच्चा है इसके पास स्मॉल टी है। अब फिनोटिपिक रेशियो में तुमको सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस देखने का। मैंने क्या सिखाया था? फिनोटिपिक में तुमको क्या पकड़ना होता है? वर्ड। अब इसमें और इसमें फॉर्मूला और इसमें ये वर्ड है ना, तो ये पकड़ने का। तो कितने? 4 में से 1 2 3 टॉल और एक डॉर्फ ना। सो 3 टॉल इज टू 1 डॉर्फ, ऐसे लिखा जाता है फिनोटिपिक रेशियो। यानी 4 बच्चों में से 3 टॉल है और एक डॉर्फ है। अब जीनोटिपिक रेशियो में वर्ड नहीं देखना होता है। जीनोटिपिक रेशियो में हम लोग मेन देखेगा फार्मूला। फार्मूला सर ये तो यूपी की भाषा हो गई। हाँ, आसान भाषा में फॉर्मूला। ओके, फार्मूला बाहर बोलना नहीं तो बोलेगा अवस्थी सर से गलत बात सीख के आया। फॉर्मूला, तो यहां हमको देखना होता है फॉर्मूला। अब देखो टॉल नहीं, वर्ड नहीं देखना, फॉर्मूला देखना। ऐसे फॉर्मूला के कितने हैं? सिर्फ एक ही है ना, ये वाला। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 कैपिटल टी वाला इज टू, ऐसे फॉर्मूला वाले कितने हैं? 2 इज टू 2 कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू, ऐसे फॉर्मूला वाला कितना है? 1 स्मॉल टी स्मॉल। तो मैं बोलूंगा 1 प्योर टॉल इज टू 2 हाइब्रिड टॉल इज टू 1 प्योर डॉर्फ। स्वाहा, स्क्रीनशॉट ले लो। स्वाहा मतलब हवन संपन्न। सर आप पार्ट टाइम पंडित हो क्या? नहीं सर, पंडित नहीं सर, ब्राह्मण है और ज्ञान देना एक ब्राह्मण का फर्ज होता है। ऑलराइट, सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात किया। हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में और तोड़ के रख देंगे आगे के डिफिकल्ट टॉपिक को, जहां हम मेंडल के लॉज के बारे में बात करेंगे, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। फिर बात तो करते ही रहेंगे। तू नोट्स बना बेटा, पहले इसका नोट्स बनाओ अच्छे से और फटाफट मुझे इसको व्हाट्सएप करो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग एंड नॉट टू फॉरगेट रीड बायो, ब्लीड बायो, यो। धन्यवाद।